हेलो एवरीवन। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपने एडवाइजर से पूछे बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस डिस्क्लेमर को प्रॉपर्ली पढ़ना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कंपलसरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। बजट, इकोनॉमी, सेक्टर रोटेशन और किस तरीके से एसेट क्लास आने वाले समय में हमें ध्यान रखना पड़ेगा और किस एसेट क्लास को किस तरीके से यूज करना है। यूजुअली क्या देखा है मैंने, काफी लोगों की आदत होती है कि वो वीडियोस को 1.5x 2x में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। मेरे भी वीडियो, आप बाकी वीडियोस देखिए 1.5x पे 2x पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वीडियो में कुछ हम ऐसे कंसेप्ट्स की बात करेंगे जिसे फंडामेंटली बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल नीचे बेस लेवल से समझना जरूरी है। और अगर इस वीडियो को आपने 2x पे देखा तो हो सकता है जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूट जाए। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को, सिर्फ इस वीडियो के लिए मुझे ये एक्सेप्शन दे दीजिए और यूजुअली आप जो 2x पे देखते हैं उसे कम करके नॉर्मल 1x पे इस वीडियो को देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग और काफी डिफरेंट ये वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं बजट, इकोनॉमी, सेक्टर और एसेट क्लास, हर एक चीज पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा और हमें आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान एटलीस्ट मैं पर्सनली रखने वाला हूं। अभी तक की बात करें ना, सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट, या फिर हो आम आदमी आपके और हमारे जैसा, या फिर हो कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी अभी तक कुछ भी पैसा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं था। सब लोग पैसा बचा रहे थे बिकॉज कोविड की सिचुएशन थी, क्राइसिस की सिचुएशन थी और सबको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम खर्चा तो कर दे पर आने वाले समय में हमें और दिक्कत आ जाए। आम आदमियों में से काफी लोगों की जॉब भी चली गई थी तो उनके पास वैसे भी सेफ्टी कम थी, और कुछ लोगों की जिनकी जॉब नहीं गई थी उन्हें यह दिख रहा था कि उनके दोस्त की जॉब चली गई है, तो हर कोई सेव करने का ध्यान दे रहा था। कॉर्पोरेट्स क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, ऑब्वियसली अपने आप ही उनका खर्चा कम हो गया। गवर्नमेंट भी थोड़ा सोच समझ के खर्चा कर रही थी। यह हमें पता चलता है करंट अकाउंट सरप्लस की वजह से। आज के दिन 2021 में बात करी जाए तो करंट अकाउंट में सरप्लस है, पॉजिटिव है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट भी अभी तक खर्चा कम कर रही थी। ये जो बजट आया ना, इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई खर्चा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, हम लोग स्पेंड करेंगे पैसा उस समय जब कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है। और इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई हम सभी के सामने एक ऐसा बजट जिसमें बता दिया कि इस बजट के बाद अगले साल में फिजिकल डेफिसिट अपने आप होने वाला है। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा, जब भी फिजिकल डेफिसिट वाला बजट आता था ना, हमेशा माना जाता था कि ये इकोनॉमी के लिए खराब है, सरकार खुद ही नहीं कमा पाएगी तो आप और हम किस तरीके से कमाएंगे, ये समझा जाता था 2012 से पहले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2012 में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने एक फिजिकल डेफिसिट नेगेटिव बजट प्रेजेंट किया। एक ऐसा बजट प्रेजेंट किया जिसके बाद बोला जाने लगा कि यूएस की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, यूएस की इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं होगी, यूएस जिस तरीके का लीडर अभी तक था वैसा रह ही नहीं पाएगा। ऐसा काफी सारे एक्सपर्ट्स को लगा, काफी सारे इकोनॉमिस्ट को लगा, उन्होंने ये कहा। बट हुआ क्या, हुआ एकदम ऑपोजिट। यूएस की इकोनॉमी यूजुअली से ज्यादा रिवाइव कर गई, और ऐसी रिवाइव करी जैसे किसी की एक्सपेक्टेड नहीं थी। उस समय पहली बार एक ऐसा मिसकंसेप्शन जो आपके और हमारे दिमाग में था कि फिजिकल डेफिसिट वाला बजट नेगेटिव होता है, वो हमारे दिमाग से निकला और हमें पता चला कि फिजिकल डेफिसिट आने के बाद भी ये बेहतरीन चीज हो सकती है। और इकोनॉमी ही नहीं, बिजनेस के बिजनेस भी एक फिजिकल डेफिसिट के साथ रिवाइव कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो जो नेगेटिविटी देखी जाती थी फिजिकल डेफिसिट वाले बजट में आज से पहले या 2012 से पहले, वो अब नहीं है, और अब इसे एज अ पॉजिटिव साइन भी देखा जाता है अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके तो। ये हमें समझना जरूरी है। ये एक हिस्टोरिक पॉइंट है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और आप सभी को ध्यान रखना जरूरी है कि आखिरकार किस समय से नेगेटिव बजट को, फिजिकल डेफिसिट वाले बजट को भी बेहतरीन बोला जाने लगा। अब बात करी जाए इस कंप्लीट फिजिकल डेफिसिट वाले बजट में ना, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है गवर्नमेंट का, उसी के साथ साथ होने वाला है आरबीआई का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, गवर्नमेंट या आरबीआई दोनों को साथ में मान लिया जाए। यहां पे कम हो रही है इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आप सभी को पता है इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा होम लोन की जो अभी रेट है आज के दिन पे, ये वन ऑफ द लोएस्ट है जो एटलीस्ट मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में देखी है। उसी के साथ साथ बात करी जाए पिछले 20-25 सालों में कभी भी कॉर्पोरेट्स को इतना सस्ता पैसा नहीं मिला। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो रफली 3.5% पे कॉर्पोरेट्स को पैसा मिल रहा है, 4% पे इवन 3 से 4 साल तक का भी पैसा मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट्स रेगुलरली कम हो रही है। इससे जो कंप्लीट गवर्नमेंट ये फिजिकल डेफिसिट का बजट लाई है, इसको पूरा करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से आगे का इंप्लीमेंटेशन क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो इंटरेस्ट रेट कम हो गई,
ठीक है, मान लिया इंटरेस्ट रेट कम हो गई और हमने ये भी मान लिया कि इंटरेस्ट रेट कम करके गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट वाला बजट लाया और ये काम कर गया। क्या ये हर समय पॉसिबल हो पाएगा कि हर साल इंटरेस्ट रेट कम होती जाए और फिजिकल डेफिसिट वाला बजट आता जाए? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होने वाला। इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे पहला आता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की रिस्क हम सभी के सामने है और आज नहीं तो कल हो सकता है 3 महीने ना बढ़े, 6 महीने ना बढ़े, 9 महीने ना बढ़े, बट अगर मैं बात करूं अगले 1 से 3 साल की, तो यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ना इज ऑलमोस्ट सर्टन और ये रिस्क आपके और हमारे सामने बहुत ज्यादा होने वाली है। इसका इंटरप्रिटेशन की बात करें, डेट फंड्स पे सबसे पहले इंटरप्रिटेशन आने वाला है। इक्विटी को भी डिस्कस करेंगे पर हर एक एसेट क्लास को समझना जरूरी है। डेट फंड्स में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, आज के दिन YTM मतलब जिस रेट पे इंटरेस्ट पे आगे पैसा दे रखा है, ऑब्वियसली क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी कम चल रही है तो ये जिस रेट पे आगे पैसा दे रखा है डेट फंड ने, वो भी अब आज के दिन पे कम दे रखा है। आज के दिन पे अगर हमने ड्यूरेशन रिस्क या ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जिसने आगे 5 साल, 4 साल, 10 साल के लिए पैसा दे रखा है, तो ये बैकफायर करेगा, ये बहुत ज्यादा कम रिटर्न्स दे सकता है। यूजुअली आज के दिन क्या हो रहा है, काफी सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ पास्ट के रिटर्न्स को देख के, पास्ट में क्या हुआ है, ऐसे फंड्स जिन्होंने लॉन्ग समय के लिए पैसा दे रखा था उनको फायदा हुआ क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुई है। देखिए, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो डेट फंड में फायदा होगा, स्पेशली उन डेट फंड में जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी। सिंपल कंसेप्ट है, पुराने वीडियोस में आपको पता होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो डेट फंड में लॉस होगा, जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा उसको ज्यादा लॉस होने वाला है, यह हमें समझना पड़ेगा। जिसकी ड्यूरेशन कम, इसको मैं ड्यूरेशन की बात करूं, जिसकी ड्यूरेशन कम उसको लॉस भी कम, डेट फंड में लॉस भी कम होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, डेट फंड की मैं यहां पे इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? डेट फंड इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डेट फंड कभी भी हमें कैपिटल इरोजन की रिस्क नहीं होती, जैसा कि मार्च में हुआ था। मार्च में हमारा इक्विटी का कैपिटल ही खत्म हो गया, 30% डाउन, 30% कैपिटल गया, ये रिस्क हमें डेट फंड में नहीं होती। तो डेट इंपॉर्टेंट है, बट डेट में कभी भी ड्यूरेशन रिस्क आप मत लीजिएगा। हो क्या रहा है, काफी सारे इन्वेस्टर पास्ट रिटर्न्स देख के, बहुत सारे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक ड्यूरेशन फंड्स हो गए, नाम लेना चाहूं तो मैं, जैसे आदित्य बिरला डायनेमिक ड्यूरेशन फंड, अच्छा रिटर्न दिया, उसने 10 साल की ड्यूरेशन ले रखी है, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना बहुत बैकफायर कर सकता है। हमें प्योर अक्रूवल बेस्ड फंड, ऐसे फंड जिसने आगे पैसा दे रखा है 1 महीने से लेके मैक्सिमम 3 साल तक का, उसी को ही हमें यूज करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सपोज करते हैं किसी ने आगे 1 महीने के लिए पैसा दे रखा है, हो सकता है 1 महीने नहीं, 6 महीने, 9 महीने बाद जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी वो अपना पैसा वापस से हायर रेट पे दे पाएगा और आपको जो इंटरेस्ट का या इंटरेस्ट बढ़ने का लॉस होगा वो कम होगा। यहां पे ये आप समझ पा रहे? अगर मैं ऑल इन ऑल सिंप्लीफाई करना चाहूं, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं समझते, सिंपल सी बात एक लाइन में या एक शब्द में कहना चाहूं तो सिर्फ हमें प्योर अक्रूवल बेस्ड डेट फंड को ही यूज करना है। अक्रूवल बेस्ड डेट फंड ऐसे फंड जिनका YTM भी ठीक ठाक हो, मतलब जिस रेट पे आगे पैसा दे रखा हो वो भी एटलीस्ट 6 से 7.5% के बीच का हो, और ड्यूरेशन भी 1 महीने से लेके मैक्सिमम 3 साल तक का हो। अगर इसके ऊपर का है तो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये हमें समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करी जाए इक्विटी एज एन एसेट क्लास। इक्विटी एज एन एसेट क्लास में सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट डाउन हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इमीडिएटली या फिर शॉर्ट टर्म में बात करी जाए तो इक्विटी एसेट क्लास अच्छा करेगी, ये हम सभी को पता है। क्या ये हमेशा ही अच्छा करती रहेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा हर समय इंटरेस्ट रेट डाउन होती जाए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। किस तरीके से हमें ये समझना है कि कब ये एक्सट्रीम हो रहा है, वो पॉइंट्स रफली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें ये हिंट मिलेगा, वो भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। बट हमें ये समझना पड़ेगा जो अभी तक हमें लग रहा है कि मार्केट बढ़ता ही रहेगा, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा। जो हमारा लास्ट ईयर रहा है ना, 2020 से 21 बेस्ट ईयर रहा है लर्निंग के लिए। आपको एक एक्सट्रीम बुल मार्केट भी मिला है, एक्सट्रीम बियर मार्केट भी साथ में मिला है। सारे के सारे इमोशंस एक साथ चेक हो गए। जो इन्वेस्टर को या जो एडवाइजर्स को या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10 साल लगते थे ना सीखने में, ये 1 साल ने 10 साल के बराबर सिखा दिया अगर किसी ने क्लोजली स्टडी किया है तो। इसी के साथ साथ इमीडिएटली बहुत अच्छा हो जाएगा इक्विटी मार्केट जब तक ये दोनों सिनेरियो चलता रहेगा, ये हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स की बात करते हैं साथ ही साथ। देखिए 2004 से 2008 की मैं बात करूं ना, पुराने से सेक्टर्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कि अभी तक क्या सेक्टर्स में हुआ है, किस तरीके से हमने फार्मा की बात करी थी और किस तरीके से बाद में PSU की बात करी थी, उसकी रीजनिंग समझने की कोशिश करते हैं। 2004 से 2008 की बात करें ना, जितने भी साइक्लिकल
सेक्टर्स होते हैं जैसे कि इंफ्रा, मेटल्स, और अगर ऐड करने की कोशिश करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स, इन्होंने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था। उसी के साथ साथ इवन ऑटो ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था। साइक्लिकल सेक्टर्स काफी बूम पे थे। उसके बाद एक लंबी साइकिल आई थी 2008 से 2020 की। इस साइकिल पे ग्रोथ स्टॉक्स, जैसे कि एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आप सभी को, एफएमसीजी सेक्टर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी रिटेल बैंक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोई भी क्वालिटी रिटेल बैंक्स हुआ। पेंट सेक्टर, इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। अब मार्च 2020 की बात करूं, यहां से क्या हुआ है, इसको हमें दो सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला सेगमेंट फर्स्ट 3 से 4 5 महीने, और फिर नेक्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट 3 से 4 महीने में क्या हुआ है, 2008 से 2020 वाले जो सेक्टर्स थे, जो सेगमेंट थे, उन्होंने बूम पे रहे। अब ये जो सेकंड पार्ट चल रहा है ना, इस सेकंड पार्ट में धीरे धीरे ये वाले सेक्टर्स वापस से आ जाएंगे जो साइक्लिकल सेक्टर्स थे, बट ये सेक्टर्स वापस से फोकस में आ जाएंगे। इसका कारण क्या है? ये साइक्लिकल सेक्टर्स आपको पता है कब परफॉर्म करते हैं? उस समय परफॉर्म करते हैं जब गवर्नमेंट का सपोर्ट इकोनॉमी को पूरा रहे। और इस साइक्लिकल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आप सभी को याद होगा, दिवाली पे प्रीएम्प्ट करते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है, दिवाली टेक्टिकल कॉल में हमने सभी को, जो म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हमने इस बेसिस पे ये टेक्टिकल कॉल दिया था। आप समझ सकते हैं कि इस साइकिल को ध्यान में रखते हुए हमें ये इंटरप्रेट किया था, और ऑलमोस्ट अब वैसा ही कुछ हो रहा है। तो इन सेक्टर्स पे ध्यान रखना हमें वापस के लिए जरूरी हो जाएगा। इसमें इवन पीएसयू बैंक्स आ जाएंगे आप सभी के साथ। फार्मा और आईटी थोड़े से समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि फार्मा को मैंने फर्स्ट 6 महीने में, इस समय में फार्मा को बहुत यूज किया था, हमारा टेक्टिकल कॉल भी था। बट रफली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड होते होते मैंने फार्मा में एग्जिट ले ली थी, और पिछले 2 से 3 महीने में फार्मा यूज नहीं किया, क्योंकि फार्मा बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका था। अब हमें समझना पड़ेगा, धीरे धीरे ये भी वापस फ्लेवर में आएंगे, बट फार्मा एटलीस्ट उस तरीके से फ्लेवर में नहीं आया था जितना अभी तक था। बट फिर भी फार्मा और आईटी को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। आईटी हमेशा ऑल टाइम सेक्टर हो सकता है। उसी के साथ साथ आप सभी का एक डाउट भी आने वाला है कि अनंत यार, ये सब सेक्टर तो ठीक है, कंजम्पशन ने सेकेंड हाफ में, अभी तो जो हमने 2020 की बात करी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कंजम्पशन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या ये कंपनीज खराब है? बिल्कुल नहीं, कंपनीज बहुत बेहतरीन है। इतनी अच्छी कंपनीज है जिसके कोई मुकाबला ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आपको यहां पे मिलेगी। पर ये सेक्टर ना अभी आज के दिन वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट में नहीं है। ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत रिच वैल्यूएशंस में अवेलेबल है। तो यहां पे मार्जिन ऑफ इंक्रीज होना बहुत कम हो गया है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए जस्ट हम पुराने सेक्टर्स को देखें कि पिछले क्या चले थे, ब्लाइंडली उसे आगे फॉलो कर ले तो वो बैकफायर कर जाएगा। स्पेशली डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग में, जो भी आपका सिनेरियो हो, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि साइकिल के साथ आपको मूव करना बहुत जरूरी होता है। अब फाइनली बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है कि अनंत, आखिरकार हमें आइडिया कब लगे कि मार्केट में वापस से करेक्शन आ सकता है? और हाँ, मार्क माय वर्ड्स, हो सकता है 3 से 6 महीने में मिल जाए, बट आपको एक इंपॉर्टेंट करेक्शन, या फिर मैं बोलूं एक अलग लैंग्वेज में मीनिंगफुल करेक्शन जरूर मिलेगा। अगर हम ये सोचे कभी भी नहीं मिलेगा तो ये गलत बात है। मीनिंगफुल करेक्शन मिलेगा, और मीनिंगफुल करेक्शन के कुछ साइंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज का ये वीडियो ना, ये मत सोचिएगा कि मुझे इस वीडियो के बाद कल क्या करना है, परसों क्या करना है। अपना थॉट प्रोसेस क्लियर कीजिएगा, जो आपको अगले मे बी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है इवन साल भर तक काम आ जाएगा। ये मैंने एक ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। मीनिंगफुल कलेक्शन का क्या होगा? होगा क्या, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगी, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां पे एक टेंशन आएगी, तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में वापस से थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और ये इंडिया में नहीं, सबसे मेजर ये इंपैक्ट होगा फेड से। यूएस में ये सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। और ये एक ऐसा समय होगा जहां पे जो क्वालिटी ईजिंग कर रखी है ना, या जो अभी इंटरेस्ट रेट कम कर रखी है, उसको फेड को कम करना पड़ेगा। अब फेड कब कम करेगा हमें इंडिया का तो पता नहीं चलता, यूएस फेड में कब ये इंपैक्ट आएगा ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, जब भी यूएस फेड अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगेगा, बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो इन्फ्लेशन पड़ने वाला है, उस समय आपको एक मीनिंगफुल करेक्शन का टाइम आ चुका होगा। हम ये तो नहीं बता सकते कि ये कब होगा, क्योंकि यूएस फेड का प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट आपको 3 साइन इस समय मिलने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहां पे 3 सीज मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको क्रूड का प्राइस बढ़ता हुआ मिलेगा, और एक ऐसे लेवल तक बढ़ेगा जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अति हो गई। क्रूड का प्राइस वन साइडेडली शॉर्ट अप हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यूएस का जो सेंट्रल बैंक की यूएस ट्रेजरी होती है उस पे ध्यान दीजिएगा। अभी उन्होंने ऑलमोस्ट 1.1% तक कर रहा है, ये आपको शूट अप करके 2.5 से 3% तक जाता हुआ दिखेगा। ये आपको एक सेकंड साइन मिलेगा। और थर्ड साइन मिलेगा करंट अकाउंट से, जो अभी आज के दिन इंडिया का करंट अकाउंट जो बहुत ज्यादा सरप्लस पे है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, 2012-13 में जिस समय यूएस ने ये किया था ना, डेफिसिट वाला बजट लाया था, वहां पे ये करंट अकाउंट सरप्लस का उनके पास सिनेरियो नहीं था। इंडिया में करंट अकाउंट सरप्लस का सिनेरियो है, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और इसको हमें एक सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए। जब ये करंट अकाउंट सरप्लस भी कम होने लगेगा उस समय एक कॉशियस पॉइंट आ जाएगा। इंडिया की बात करी जाए तो 2010 में और 11 में ये धीरे धीरे कम हुआ था और नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं कि करेक्शन इमीडिएटली आ गया, बट 2012 से 15 या 2012 से 13 तक क्या हुआ वो आप सभी को पता है। काफी मेजर एक करेक्शन आया था और बहुत लंबा कंसोलिडेशन पीरियड था, ये आपको ध्यान भी होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि 3 साइन हमें मिलेंगे, क्रूड बढ़ता हुआ, यूएस का ट्रेजरी बिल्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ और करंट अकाउंट इंडिया का, स्पेशली जो यूएस करंट अकाउंट डेफिसिट्स है, ये सब कम होंगे। ये 3 साइन आपको मिलेंगे जिस समय आपको एक मीनिंगफुल करेक्शन मिलेगा। यहां पे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें क्या चीजों के लिए आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को अगर आप चाहे ना अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सेक्टर रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन सेक्टर्स पे हमें फोकस रखना चाहिए, साथ ही साथ किस तरीके से बजट को एक्चुअली इंटरप्रेट किया जाता है, ये चीज में आपको काम आने वाला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चले तो आप सभी को पता होगा जिस तरीके से जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन आती है उस समय क्या होता है, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट के लिए अच्छा होता है। आपको पता होगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वन ऑफ द हाईएस्ट सेल हुई है रियल एस्टेट में। तो ये रियल एस्टेट वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो आपको कुछ इंडिकेशंस देता रहेगा। अगर मैं और बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट फाइनल पॉइंट होने वाला है, वो ये, आपको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना आपकी लाइफ की, या जो आपका कंप्लीट करियर या इन्वेस्टमेंट की लाइफ को रुइन कर देता है, बिगेस्ट मिस्टेक, वो कभी भी ना बियर मार्केट के समय नहीं होती, वो हमेशा होती है बुल मार्केट के समय। क्योंकि बुल मार्केट के समय हम हो जाते हैं डेढ़ शाणे, हमें लगता है कि यार हमें तो सबको सब कुछ पता है और हम हमेशा डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं, हम डिसिप्लिन पे ध्यान देना कम कर देते हैं। ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। बुल मार्केट की अगर आप एक्चुअली एंजॉय करना चाहते हैं ना तो डिसिप्लिन को ध्यान रखिएगा और डिसिप्लिन के साथ बने रहिएगा। डिसिप्लिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर बिकॉज जैसे कि हमारी बात भी हुई कि डेट में अभी इमीडिएटली रिटर्न्स कम आ सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आपको डेट फंड में इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले, तो हम डेट फंड को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। मार्क माय वर्ड्स, डेट फंड एक ऐसा फंड है जो आपको उस समय सपोर्ट करेगा जब आपको कोई भी एसेट क्लास सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ये हमें समझना पड़ेगा और डेट में हमेशा हमें हमारा थोड़ा एलोकेशन रखना पड़ेगा। जब डेट में थोड़ा एलोकेशन होगा तभी जब मार्केट में कुछ मीनिंगफुल करेक्शन आएगा उस समय आपके और हमारे पास हिम्मत बनी रहेगी। मार्च 2020 की मैं बात करता हूं। मार्च 2020 में जब हमने हमारे इन्वेस्टर्स के पास गए थे कि अब ऐसा मौका आया जो आपको 10 साल में एक बार मिला है, इन्वेस्टमेंट करिए, हर एक किसी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी थे और हर एक के पास हिम्मत थी। ऐसा क्यों? एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो हम पर्सनली फॉलो करते हैं, हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहते हैं क्लाइंट के साथ। मैंने पर्सनली क्या पाया है, इंडियन इन्वेस्टर्स ना, उनको रिस्क से डर नहीं लगता, उनको सिर्फ इस चीज से डर लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब हम बोले ना रिस्क अवर्स है, बिल्कुल झूठ है, रिस्क अवर्स नहीं है। जब हम बोलते हैं ना कि एक जगह कम रिस्क लेके आपको 10% मिलेगा, ज्यादा रिस्क लेके 30% रिटर्न मिलेगा, तो 30% रिटर्न की तरफ जाते हैं। बट अगर उनका 1 लाख का पोर्टफोलियो 99,000 रह जाए तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए अगर हमें ये पता है कि हमारा लूप होल है और हमारा ये इमोशनल पॉइंट है, तो हम हमेशा हमारे इन्वेस्टर को, स्पेशली जब मार्केट वैल्यूएशन हाई होता है, डेट में एक अच्छा एलोकेशन रखते हैं। जब डेट में अच्छा एलोकेशन रहता है, तब जब मार्च 2020 जैसा हमें 5 साल, 10 साल या 3 साल में जब एक ऐसा मौका आता है जिस समय आपका पैसा एक्चुअली 1 साल 2 साल में डबल हो सकता है, उस समय आपके पास हिम्मत रहेगी। एंड ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है जो आपको कंप्लीट आपका पोर्टफोलियो बदल देगी। आप कहां पे हैं आज, और आज से आप सीधा 5 साल आगे चल जाते हैं अगर आपने इस मौके को यूज कर लिया। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, अनंत आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग की या शॉर्ट टर्म पोजीशन की बात कर रहे हो, आपका 1 साल का मैक्सिमम टाइम होराइजन होता है? बिल्कुल होता है। मैं खुद म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा फॉलोअर हूं वॉरेन बफेट का। बाय एंड फॉरगेट की मैं अप्लाई स्ट्रेटेजी करता हूं। बाय एंड फॉरगेट बेहतरीन स्ट्रेटेजी, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं, बट वो मैं फॉलो करता हूं म्यूचुअल फंड्स में। जब मार्च में कलेक्शन आया था उस समय में मैंने मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को टच भी नहीं किया था, और बल्कि टच तो छोड़िए,
एग्रेसिव भर भर के इन्वेस्टमेंट किया था, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था। किसी दिन जरूरत पड़ी तो आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश करूंगा। मार्च में, फेब में आपको इस तरीके से भर भर के इन्वेस्टमेंट मिला था। जैसे बोलते हैं वॉरेन बफेट, जब मार्केट में हर कोई बेच रहा हो उस समय खरीदो। तो मैंने खरीदा था फेब और मार्च में। मैंने ही नहीं, मैंने सभी इन्वेस्टर को भी चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करी थी कि यहां पे खरीदो। क्या मैं आज के दिन ये पोर्टफोलियो बेच रहा हूं? नहीं बेच रहा। ये मेरा बाय एंड फॉरगेट पोर्टफोलियो है। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो जो मैं नहीं देखूंगा वहां पे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मेरे लिए पड़ा है जो मेरा ध्यान रखने वाला है। ये हमें समझना पड़ेगा। बट जब हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं उस समय हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, और रेगुलर मॉनिटरिंग करके 40% के आसपास तक के पर एनम के रिटर्न हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का ये भी डाउट होने वाला है, आनंद 40% पॉसिबल नहीं है। अरे सर, हम म्यूचुअल फंड में भी बात करते हैं ना 12% मिलेगा, क्या गारंटी होती है? गारंटी नहीं होती, बट एक्सपेक्टेशंस होती है। और अगर हम प्रॉपर्ली रूल्स को फॉलो करें तो उस एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच जाएंगे। ये रिटर्न्स पे भी हम आराम से पहुंच सकते हैं। चाहे आप पिछले 25 साल के हमारे एक्सपीरियंस की बात करें, ये रिटर्न्स आपके लिए बहुत इजीली पॉसिबल होते हैं अगर आप हमारी स्टाइल को समझ पाए, जिस तरीके से हम पर्सनली करते हैं उस चीजों को सीख सके। साथ ही साथ इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं बस यही बोलूंगा, आज वाला वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। बहुत ही जल्दी, मोस्टली 1 से 2 दिन में मैं वापस से नॉर्मल जो हमारे वीडियो आते हैं, क्या मेरी इमीडिएट एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म पे, वो वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बट ये वीडियो थोड़ा अलग था, जिसको आपको अलग ध्यान से समझना जरूरी है, जिसको आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डिस्क्लेमर पढ़े बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक करे बिना भी मत जाइएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस डिस्क्लेमर को पढ़े बिना प्लीज मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सी यू वेरी सून।